हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल एट द गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, ये जो क्लास है या वीडियो सीरीज है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे रिकॉर्ड सेशंस में या हमारे लाइव सेशन में देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और मैथ्स की एक ऐसी क्लास जो आई थिंक आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जियोमेट्री, और जियोमेट्री का एक बेसिक पार्ट है ट्राइंगल, जिसकी एक क्लास हम पहले अपलोड कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा, जहां यदि उन फैक्टर्स को आप अच्छे ढंग से करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप क्वेश्चन को देखने के बाद ही कर देंगे, क्योंकि उनमें मैं इतने डेप्थ में जाके जो बताने वाला हूं ना, तो इसमें क्लास 6 के बच्चों का थोड़ा बेसिक होगा, बाकी जो एडवांस है वो सैनिक स्कूल क्लास 9th, आरएमएस क्लास 9th, आरआईएमसी, यूपी सैनिक स्कूल, उन सारे बच्चों के लिए काम की चीज है। थोड़ा लेवल हाई होगा, क्लास 6 के बच्चों को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के उनको पढ़ना तो जरूर है। तो चाहें तो क्लास के साथ आप नोट्स बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, ट्रायंगल के इस सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। बात करेंगे वन बाय वन बहुत सारे टॉपिक्स की। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि टू इंटीरियर एंगल का हम बाइसेक्ट कर दें तो क्या होगा। देखो बच्चों, हमने ट्रायंगल लिया, ये हमारा ट्रायंगल है, इसका नाम दिया हमने ए, बी और सी। अब इसमें तीन एंगल्स हैं, ये एंगल बी और एंगल सी। इन दो एंगल का मैं क्या कर रहा हूं, बाइसेक्ट कर रहा हूं। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजन करना, दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बाइसेक्ट का मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन अब इक्वल हैं, यानी ये एंगल यदि 50 डिग्री का है तो 25 25 हो गया। सिमिलरली मैंने इसका भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया और दोनों बाइसेक्टर्स को मैंने एक पॉइंट पे मिला दिया, ये पार्ट और ये पार्ट भी दोनों इक्वल होंगे, और जहां मिलाया इसका नाम दिया मैंने ओ। तो अब जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, या तो ये डायग्राम बना रहता है क्वेश्चन के अंदर, या फिर स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं सिर्फ कि भाई ट्राइंगल है एबीसी, इसके अंदर दो एंगल बी और सी का बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे मिल गया, तो अब बताइए व्हाट द वैल्यू ऑफ बी ओ सी। यानी जनरली इस वाले एंगल के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि ये एंगल किसके बराबर होगा। तो डायरेक्ट आप लर्न कर लीजिए कि भाई एंगल जो बी ओ सी है ना, वो क्या होगा, 90 डिग्री प्लस में हाफ ऑफ एंगल ए। ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसको डायरेक्ट ही आप यूज कर सकते हैं, इसको डेराइव नहीं करना। डेराइव 9th क्लास में जब आप जाएंगे तो इसका पूरा डेरिवेशन होगा, वो डेरिवेशन आपको हम सिखा देंगे बाद में। लेकिन फिलहाल कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव पढ़ना है तो सिर्फ इस रिजल्ट को ध्यान रखें कि यदि भी दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो एंगल, ये ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, चाहे इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, चाहे आपका स्केलिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारों के लिए बात एकदम सही फिट बैठेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान रखना है आपको। अगला एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि चलिए, ये तो हम लोगों ने इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया, इसी ढंग से हम लोग यदि एक्सटीरियर एंगल ले ले तो क्या कहानी हो जाएगी। देखो, मैंने ट्राइंगल फॉर्म किया, अगेन इसका नाम दिया मैंने ए, इसका नाम दिया बी और इसका नाम दिया सी। जिस ढंग से एंगल बी पे ये इंटीरियर है, यदि आगे बढ़ाऊं तो ये एंगल बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन सा, बी का, ये आंतरिक कोण था, इंटीरियर था। इसी ढंग से मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये बन गया बच्चा एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यदि इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, मान लीजिए ये इक्वल पार्ट्स में बंटा हुआ है, और यहां से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ये भी इक्वल पार्ट्स में मान लीजिए बंटा हुआ है। इस बार मैंने थोड़ी सी कहानी चेंज कर दी। मैंने एक ट्राइंगल लिया, इसके दो एंगल लिए, लेकिन कौन से एंगल, एक्सटीरियर बाह्य कोण, और उनका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और ये कहीं एक पॉइंट ओ पे मिल गया, मान लीजिए ओ पे मिल गया। अब एक एंगल फॉर्म हो गया ये वाला, और जनरली यहां से इस तरह के डायग्राम बने हुए आते हैं या स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं, वहां से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डायरेक्ट आपको एंगल बी ओ सी याद करना हो तो डायरेक्ट इसको लर्न करें, अगेन वही होगा 90 और माइनस में हाफ ऑफ द एंगल है। बस ये जहां पे वहां पे प्लस था, जब इंटीरियर हो तो 90 और प्लस में एंगल ए का हाफ करना है। जब इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोणों का बाइसेक्टर आप पता कर रहे हो, बाइसेक्टर से एंगल बनता है उसको पता कर रहे हो, एक्सटीरियर एंगल से जो एंगल बन रहा है वो पता करना हो तो ये माइनस करना है एंगल ए का हाफ। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली यदि कॉन्सेप्ट नहीं पता और आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप एक्स वाई मान के चलोगे तो इट विल टेक 2 to 3 minutes टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Firstly, if you learn this kind of
रिजल्ट ना, देन आपके क्वेश्चंस हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको 2 मिनट में होने वाला था वो 10 सेकंड में हो जाए और बाकी बच्चों से आपको लीड मिल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ये जरूर से याद रखें। आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंगल बाइसेक्टर की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट एक आपको यहाँ पे बताऊंगा। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग वहां पे मिस कर रहे थे, उनको मैं आपको यहाँ पे साथ में लेके चल रहा हूँ, ताकि क्या है कि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत इसमें ना आए। देखो बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे एक ट्राइंगल मैंने लिया, जो डायरेक्ट आपको लर्न करना है। बीच बीच में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा, ये कॉन्सेप्ट आप लिखते रहिएगा। आज की क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट की है। अब ये लिया मैंने, मैंने क्या किया, बीसी लाइन को आगे एक्सटेंड किया और कहां तक किया, डी तक किया। देखो कई बार क्या होता है कि डायग्राम नहीं दे रखा होता और वहां पे हम लोग छोटी गलती कर देते हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए, मैंने बोला कि एक्सटेंड बीसी टू डी, या लिखा हुआ है एक्सटेंड सीबी टू डी। यानी बोला गया बीसी को बढ़ाइए डी तक या सीबी को बढ़ाइए डी तक। देखने में यहां पे डी डी दिख रहा है और देखने में ये एक ही तो साइड है, बीसी की तो बात चल रही है, सीबी की बात चल रही है, इसका नाम बीसी बोलो या सीबी बोलो। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। देखिए, इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है, तो भाई मैं इसको इधर भी तो बढ़ा सकता हूं, इधर भी तो बढ़ा सकता हूं। मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे इस तरफ बढ़ाना है किसी क्वेश्चन में या मुझे इस तरफ बढ़ाना है? तो ये इंफॉर्मेशन आपको ये वाला नाम देगा। देखो, बी से सी पे जाना है फिर आगे एक्सटेंड करना है, सी से बी पे जाना है फिर आगे एक्सटेंड करना है। यानी ऊपर वाली कंडीशन तो ऐसे आगे बढ़ेगी जैसे मैंने बढ़ाई है, और यदि नीचे वाला नाम दे रखा है ना, तो फिर बी से सी से बी की तरफ आना है, फिर इसको आगे एक्सटेंड बढ़ाना है, एंगल फिर यहाँ पे बनेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है बच्चा, जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बिल्कुल ही भूलना नहीं है कि इस तरह की चीजें जनरली आ जाती है तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है। मैंने क्या किया, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो इधर जाके कहीं चला गया, ये इस एंगल का, यानी आंतरिक एक कोण लिया, इंटीरियर एंगल लिया, उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया। और एक बाह्य कोण का ये जो एंगल बन रहा है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया मैंने, और ये दोनों मान लीजिए यहां पे मिलते हैं, दोनों मान लीजिए यहां पे मिलते हैं। अब सर इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो याद रखिए यदि यहां पे एंगल बनता है x डिग्री का ना, तो ये एंगल 100% x/2 होगा। और इस तरह के कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पेपर में आते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हमें हमेशा लर्न रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, अच्छे ढंग से ध्यान में रखते हुए चलना है। क्योंकि इस तरह के कोई भी कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं, फिर दिक्कतें होती है और फिर हम लोग चीजें मिस कर जाते हैं। तो हमें एक भी कॉन्सेप्ट को, एक भी बात को मिस नहीं करना है और साथ में लेते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को चलना है। आई होप कि ये वाली बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर चालू हो रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्टर और यहाँ लिखा हुआ इन सेंटर। क्या लिखा हुआ जी, इन सेंटर लिखा हुआ है। इन सेंटर हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्रक, अंत केंद्रक बोल सकते हैं इसको ना। थोड़ा सा हिंदी मेरा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंत केंद्रक, पहली बात तो ये होता क्या है, कई बार पता है आरआईएमसी के पेपर में सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। यदि आप पीवाईक्यू अच्छे ढंग से पढ़े हैं आरआईएमसी की, तो आरआईएमसी में क्वेश्चन है व्हाट इज इन सेंटर, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, व्हाट इज सर्कम सेंटर। यदि इसको आप पूरा इलिस्ट्रेट कर दे तो 5 नंबर दे रही थी आरआईएमसी। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले तो समझना है भाई ये होता क्या है, दूसरा फिर इसके रिजल्ट्स, तीसरा फिर इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको सीखेंगे। सबसे पहले तो करना क्या होता है, ये कैसे आया। देखो, आपने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल का नाम मान लीजिए आपने दिया एबीसी, ए बी और सी। अब ये कैसे बनता है, ये होता क्या है। देखो, हमने क्या किया, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को, इस ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर दिया। एंगल बी को बाइसेक्ट किया, ये मान लीजिए यहां तक आया, बाइसेक्ट कर रहा हूं, समद्विभाजन कर रहा हूं, दो बराबर भागों में बांट रहा हूं। एंगल ए को बाइसेक्ट किया, ये यहां पे मिला, ठीक है। और एंगल सी को बाइसेक्ट किया और ये यहां पे मिला, ठीक है भाई। तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉमन बाइसेक्टर पॉइंट ऑफ एंगल ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। यानी ए बी सी का कॉमन एक पॉइंट, यदि बी को बाइसेक्ट करोगे, सी को बाइसेक्ट करोगे, ए को बाइसेक्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं तीनों पॉइंट एक जगह मिलेंगे ना।
वो पॉइंट जहां पे तीनों मिलेंगे उसी का नाम दिया मैंने ओ, और ये जो पॉइंट मुझे मिला उसी का नाम होता है इन सेंटर। यही क्या है बच्चा? इन सेंटर नाम है इसका। क्या नाम है इसका? इसी को इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है सर। अब इन सेंटर की सर खास बात क्या होती है? इन सेंटर की खास बात ये होती है कि ये जो इन सेंटर होता है, ये जो इन सेंटर होता है, वो तीनों जो साइड्स है, जैसे ये साइड है, तीनों साइड यानी ये वाला पोर्शन, ये साइड से मान लीजिए मैंने नाम दिया इसका P, इधर नाम दिया मान लीजिए Q, इधर नाम लिया मान लीजिए R। तो ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होती है, यानी क्या बोलूंगा? ओ आर, ओ पी, ओ क्यू, तीनों डिस्टेंस इक्वल होगी। और तीनों डिस्टेंस जब इक्वल होगी तो मैं यदि यहां पे कंपास की नोक को रखूं, इतना कंपास को खोल लूं, प्रकार को खोल लूं, और यदि ये यहां से मैं घुमाना स्टार्ट करूं ना, तो एक पूरा पूरा सर्कल बन जाएगा अंदर, चाहे वो त्रिभुज ट्रायंगल कोई सा भी हो। यदि आपने इन सेंटर पे रखा और इसकी साइड तक ओपन कर लिया, घुमाओगे अंदर तो एक सर्कल बनेगा। और इस तरह से जो सर्कल बनता है, इसका नाम होता है बच्चा इन सर्कल। ये क्या है? इन सर्कल। अंत अंतवृत्त, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंतवृत्त, अंतःवृत्त बोल सकते। ठीक है। अब इसकी रेडियस, हाँ, जब सर्कल बन रहा है तो ये रेडियस ही तो है। ये जो रेड वाला मैंने बनाया रेडियस ही तो है। इसको बोलते हैं हम लोग छोटे वाला आर, क्योंकि आगे जाके हम सरकम सेंटर पढ़ेंगे, बाहर की तरफ सर्कल बनाएंगे, बड़े वाला आर ले लेंगे उसको। इसकी रेडियस है छोटे वाला आर। ठीक है जी, समझ में आ गया क्या होता है, कैसे बनता है, इन सर्कल कैसे बना, समझ में आ गया। अब कहानी आती है कि सर इस रेडियस का वैल्यू निकाला जा सकता है क्या? हाँ, रेडियस का आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो आर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर। ये फॉर्मूला होता है स्मॉल आर को छोटे वाले आर को, त्रिभुज कैसा भी हो, ट्राइंगल कैसा भी हो, ऊपर उसका एरिया लिख दो, नीचे उसका अर्ध परिमाप या सेमी पैरामीटर लिख दो, आपको रेडियस मिल जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे ये वाला, इस साइड को ए बोला, इस साइड को बी बोला, इस साइड को सी बोला। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में यदि आर निकालो आप, तो सिंपल सा जो दो परपेंडिकुलर साइड है इनको ऐड करो, हाइपोटेन्यूस माइनस करो, डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड कर दो 2 से। क्लियर है? अच्छा, यदि ट्राइंगल, एक और फैक्टर लिख रहा हूं मैं, यदि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके लिए भी एक स्मॉल आर निकालने का छोटा सा फॉर्मूला और याद रख लो, ए अपॉन, ए अपॉन 2√3, ये फॉर्मूला याद रख लो बच्चे। तो मैंने आप लोगों को इन सेंटर के बारे में, अंत केंद्रक के बारे में, इन सर्कल के बारे में सारा कुछ बता दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस यदि अच्छे लेवल के फंसे हुए क्वेश्चन आते हैं और यदि एक्सपेरिमेंट करता है तो डेफिनेटली ट्रायंगल के इस लेवल तक जा सकते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है इसको, कि भाई यहाँ कहीं भी चीजें आपकी अटकेगी नहीं। ये चीजें पता है, यदि क्वेश्चन आया और आपको ये फॉर्मूला पता है, मात्र 2 सेकंड में आपने आंसर निकाल दिया। साइड दे रखी है तो आर निकाल दोगे, आर दे रखे तो साइड निकाल लोगे। यदि राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और आपसे स्मॉल आर पूछा, इन रेडियस पूछ लिया, अच्छा इसको हम लोग इन रेडियस बोल सकते हैं ना, ये इन रेडियस होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जनरली थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर ये जो आपका इन सेंटर है वो कहाँ लाई करता है? सर्कल, ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा, ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा, ऑन द ट्राइंगल लाई करेगा? तो इसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखना है कि इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड, चाहे ट्राइंगल कैसा भी हो। अंतःवृत्त हमेशा, अंत केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है, त्रिभुज का प्रकार चाहे कोई सा भी हो। तो हम लोगों ने इतना फैक्टर पढ़ लिया, ये सारी बातें मैंने लिख दी इसके बारे में। अगली इंपॉर्टेंट बात, सर
अगला नाम है सरकम सेंटर। ये क्या होता है इसको पहले समझते हैं, प्रॉपर ढंग से समझते हैं, उसके बाद फैक्टर्स की बात करेंगे हम लोग। मैंने एक ट्राइंगल लिया सर, नाम दिया इसका ए, बी और सी। अब पहली बात, सरकम सेंटर हाउ टू ऑब्टेन, तो उसका पूरा डेफिनेशन लिखनी, तो उसको ऑब्टेन कैसे किया लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा 5 नंबर में आपको। तो आप पहले ट्राइंगल बनाएंगे, आप बोलेंगे मैंने क्या किया, एक एक साइड को पकड़ा, ट्राइंगल एक एक साइड को पकड़ा, और मैंने किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब सम द्विभाजन। लंब सम द्विभाजन। भाई थोड़ा सा हिंदी हिंदी मेरा अच्छा नहीं है, राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वैसे मैं बोल रहा हूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, आप लोगों के सामने यदि कोई भी साइड है और इसको आपने दो काम एक साथ कर दिए। क्या काम साथ कर दिए सर, यहां पे इसका नाम मान लीजिए पीक्यू है, पीक्यू है, और इसकी लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। आपने क्या किया, इसको एकदम बीच में से पॉइंट ढूंढा, यानी 5 सेंटीमीटर वाला एक पॉइंट ढूंढा, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, और इस पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। यानी आपने किसी भी लाइन के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जो पहले वाले इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी समद्विभाजन कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और साथ साथ में वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रहा है। दो काम साथ करे तो उस तरह की वैल्यू, उस तरह की लाइन का नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री, समद्विभाजन का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। बात समझ में आ गई होगी। आगे मैं ऐसा नाम लूं तो आपके दिमाग में ये वाला फ्रेमवर्क फिट हो जाना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जिसने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 90 डिग्री का एंगल बना दी। इस लाइन को लिया, इसके भी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसने क्या काम किया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, और इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैंने इस लाइन से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो इसने इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और यहां पे 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर दिया। और ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ऑन दी थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। एक को मान लीजिए आप एल बोल दो, एम बोल दो, यदि स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि आपको इसमें लिखना पड़ता है, आरआईएमसी में लिखना चाहो तो। बाकी मैं रिजल्ट बताऊंगा, रिजल्ट से सैनिक मिलिट्री का सीधा क्वेश्चन आता है, यूपी का सीधा क्वेश्चन आता है। इसका नाम मान लीजिए एल एम एन दे दिया। मैंने तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, और इनका जो कॉमन पॉइंट मिला, ये जो कॉमन पॉइंट मिला, ये कॉमन पॉइंट जो मिला है मुझे, इसका नाम दिया मैंने मान लीजिए ओ। क्या नाम दिया, ये ओ। ये ओ इज योर सरकम सेंटर। ये क्या है आपका, ये आपका सरकम सेंटर है। ये आपका क्या है, ये आपका सरकम सेंटर है। पता लग गया भाई। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परिवर्त केंद्रक, या परिकेंद्रक बोल सकते हैं, परिवर्त नहीं, परिकेंद्रक ही बोल सकते हैं इसको। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका सर और क्या यूज क्या है, मतलब ये क्या है, यदि आप देखेंगे यहां से, यदि आप यहां से देखेंगे तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, यहां से ये जो डिस्टेंस है, और यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये हमेशा बराबर होगी, हमेशा ये इक्वल होगी बेटा, हमेशा ये इक्वल होगी। यानी यदि मैं कंपास की नोक को यहां पे रखूं और कंपास को इतना खोल करके ऐसे घुमाना चाहूं ना, तो कंपास को जैसे से घुमाऊंगा, कंपास के अंदर ये तीनों पॉइंट कवर हो जाएंगे और बाहर की तरफ एक सर्कल बन जाएगा। और इस तरह से जो सर्कल बनता है उसका नाम होता है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल इसे बोलते हैं परिव्रत। क्या बोलते हैं, परिव्रत। सरकम सर्कल बन गया, और ये हमेशा इक्वल है, यानी ए ओ, बी ओ और सी ओ ऑलवेज इक्वल होगी। और यदि सर्कल बन रहा है तो यहां तो रेडियस तो होगी ना, ये रेडियस ही तो है, इसको बोला जाएगा कैपिटल आर। क्या बोला जाएगा, कैपिटल आर बोला जाएगा।
सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सर्कल क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बढ़िया ढंग से आपको बता दिए। और ये इनके वर्टेक्सेस से याद रखना है, थ्योरी की बात है। सरकम जो सेंटर होता है किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्सेस से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तभी तो तीनों कवर करेगा, वरना कवर कैसे करेगा। क्लियर हो गया ये बात? ये बात आपको समझ में आ गया आई थिंक, बढ़िया ढंग से, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और याद रखें। सर, आर निकालने का कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ भाई, आर निकालने का फॉर्मूला होता है, कोई भी ट्राइंगल है ये वाला फॉर्मूला सब पे लगेगा। यदि कोई ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड एबीसी है, तो आप क्या करेंगे, ABC3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया। किसी भी ट्राइंगल पे ये वाला फॉर्मूला तो लग ही जाएगा। कोई भी आपको त्रिभुज दे रखा है, उसकी तीनों भुजाओं को ऊपर गुणा करके लिख दो और भाग लगा दो 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो सर, इसके लिए कोई और स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला अलग-अलग कंडीशंस पे होता है क्या? हाँ, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे एक फैक्टर लिखो, यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज हैं, उस सिचुएशन में कैपिटल आर का फॉर्मूला आप याद रखें, A/√3। बस इतना सा फॉर्मूला होता है। यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वहां पे आपसे पूछ ले कि भैया इसकी सरकम रेडियस बताइए, तो ये रहा सर सरकम रेडियस, आप बता सकते हैं तुरंत। ये दे रखा है, साइड निकाल लो, साइड दे रखे ये निकाल लो, दोनों निकल जाएगी, आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। क्वेश्चन को आप विद इन अ सेकंड कर पाएंगे यदि कॉन्सेप्ट ढंग से समझते हैं तो। सर, यदि राइट एंगल ट्राइंगल हो तो क्या उसके लिए भी कुछ खास बात है? बिल्कुल यार, ये राइट एंगल आपकी जगह हर जगह से रहेगा। राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल के अंदर ये जो 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली साइड का नाम हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है ना, इसका जो मिड पॉइंट है वही होता है यहां का सरकम सेंटर। सॉरी, ये हो गया सरकम सेंटर। पहली बात तो सरकम सेंटर, राइट एंगल ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहां होता है? देखो, एक तो सरकम सेंटर की लोकेशन अलग अलग होती है। सरकम सेंटर की लोकेशन इनसाइड नहीं होती हमेशा। यदि मैं यहां पे लिख देता हूं, लोकेशन बात करते हैं, लोकेशन की थ्योरी में क्यों सुना जाता है डायरेक्टली, लोकेशन क्या होती है? यदि वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो कहां होगी? इनसाइड होगी, याद रखना बच्चों। यदि वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑन हाइपोटेन्यूस, ऑन हाइपोटेनस, यानी कर्ण के ऊपर, कर्ण का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस, ऑन हाइपोटेनस। और वो यदि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो कहां होगी? आउटसाइड। कहां होगी बच्चे? आउटसाइड। तीनों बातें ध्यान रखनी है। पहली, यदि ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर अंदर होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा। और यदि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर सर्कल से, ट्राइंगल से बाहर चला जाएगा, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल होगा। ये तीनों बातें ध्यान रखनी है, थ्योरी की पूछ सकते हैं ऑप्शंस में कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, इससे रिगार्डिंग आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। तो यहां पे जो रेडियस होती है ना, ये कैपिटल रेडियस, वो हाइपोटेनियस का हाफ होती है, ये भी बात याद रखना बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल में खास इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके लिए लगभग हर बात हम पढ़ चुके हैं, कहीं भी कोई पॉइंट छूटा नहीं है। इसको पूरा लर्न करें, कॉपी में लिखें, इसको बार बार पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के मजा आएगा, चीजें सीख पाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? अगली इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा यहाँ पे ये है कि अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है और कोई भी नाम नहीं लिखा हो, चलो हम बताते हैं कि अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑर्थो सेंटर, इससे थ्योरी आ जाती है डायरेक्टली, थ्योरी से क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑर्थो सेंटर के ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, बहुत कम चीजें याद रखनी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है ये आपको सरकम सेंटर के साथ। इसे हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्रक।
क्या बोलते हैं? लंब केंद्रक बोलते हैं। लंब केंद्रक, ये रहने भी है लंब केंद्रक, ठीक है। होता क्या है, देखो भाई, आपने एक ट्राइंगल लिया ए, बी और सी। आपने अब कुछ नहीं देखा, सीधा वर्टेक्स को पकड़ा। सीधा किसको पकड़ा? वर्टेक्स को। और एक सीधी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ध्यान रखना, ये कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, लंबसम द्विभाजन नहीं है ये। मैंने सीधा इसकी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और कुछ नहीं देखा। इधर इधर वर्टेक्स को पिक किया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इधर वर्टेक्स से पिक किया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसका नाम मान लीजिए मैंने डी, ई और एफ दे दिया। एक्चुअली एडी क्या है? एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर और कुछ नहीं है, फ्रॉम वर्टेक्स। अच्छा, बीडी क्या है? बीई क्या है? बीई एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम एसी। और आपका सीएफ क्या है? सर, सीएफ भी परपेंडिकुलर ऑन एबी। सिर्फ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करिए मैंने, और इससे जो कॉमन पॉइंट मिला उसका नाम दिया मैंने क्या? ऑर्थो सेंटर। यही आपका ऑर्थो सेंटर लंब केंद्रक होता है। बस इतनी सी बात इसके रिगार्डिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात इसके रिगार्डिंग ध्यान रखनी है, वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। किसके लिए? राइट एंगल के लिए। सर, राइट एंगल के लिए जो ऑर्थो सेंटर है, ये एक स्पेसिफाइड जगह पर ही होता है। कहां होता है भाई? ये होता है यहां पर। ये होता है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन थ्योरी के अंदर आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका 90 डिग्री ट्राइंगल बन रहा होता है ना, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर इन राइट एंगल ट्राइंगल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एट सम टाइम यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। दैट्स मच इंपॉर्टेंट। तो इस बात को विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। अब इसका आगे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिखा हुआ है, सेंट्रॉइड। ये बहुत कमाल की चीज है। इसका नाम सेंट्रॉइड तो है ही, इसका नाम ओनली सेंटर भी है, इसका नाम ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूं इसको, इसका नाम ग्रेविटेशनल सेंटर भी है। ये तीनों नाम एक ही हैं। हिंदी में इसको ओनली केंद्रक या गुरुत्व केंद्रक या केंद्रिका बोलते हैं। भाई ये कैसे फॉर्म होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और इससे बहुत सारे रिजल्ट भी निकलेंगे। आपने एक ट्राइंगल बनाया, हाँ सर, एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। टर्म पहले मैं समझाता हूं। एक टर्म होती है मीडियन, हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। अच्छा, मीडियन वर्ड आप कई जगह और सुनते हैं। मीडियन स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, सांख्यिकी की बिंदी आता है, बीच वाली संख्या को मीडियन बोलते हैं। अच्छा, ज्योमेट्री में इसका क्या रोल है? आपने कोई भी ट्राइंगल लिया और एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन मीडियन कब होगी? देखो, लाइन तो परपेंडिकुलर भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी डाल सकते हैं, उस एंगल का बाइसेक्टर भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा ध्यान से देखो। जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी ना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइन यदि एक काम कर दे, अपना क्या काम कर दे कि इस वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करी और आगे वाली साइड को जाकर के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, बस इतना सा काम कर दे, तब इस लाइन का एक स्पेशल नाम हो जाएगा मीडियन। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज ए लाइन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड बाय विच अपोजिट साइड विल डिवाइड इन इक्वल टू पार्ट्स। माध्यिका एक ऐसी रेखा है जो किसी भी सिर से खींची गई है सामने वाली भुजा पे, प्रतिभुजा पे, जो उसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो भाई इंपॉर्टेंट बात हो गई। क्लियर हो गया? अब मैंने क्या किया, ठीक है, यहां से मीडियन ड्रॉ कर दी मैंने। अब देखो, मैं इसमें मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं। मीडियन ड्रॉ करता हूं। मीडियन समझ गए आप क्या है? एक लाइन ड्रॉ करी जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, एक लाइन ड्रॉ करी जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, एक लाइन ड्रॉ करी जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। और ये
तीनों का जो कॉमन पॉइंट मिलता है बच्चा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इसका नाम दिया ओ। तो भाई ओ एक सेंट्रॉइड है, इसका नाम सपोज मैंने दे डी, इसका नाम दो मान लीजिए ई, इसका नाम दो मान लीजिए एफ। तो ओ इज योर सेंट्रॉइड, इज योर ग्रेविटेशनल सेंटर या ओनली सेंटर। सर्कल का, ट्राइंगल का सेंटर ओरिजिनल यही होता है, ओरिजिनल सेंटर यही होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा और क्या इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। पहली बात तो ये हमेशा अंदर ही होगा, ध्यान रखना, ये बाहर नहीं जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा, अंदर बनेगा, चाहे ट्राइंगल कैसा भी हो। पहली बात इंपॉर्टेंट चीज क्या है आगे की, आगे की ये चीज है भाई कि यहां पे ये जो ओ पॉइंट है ना, ये जो एडी मीडियन है, चाहे ये बीई मीडियन है, चाहे सीएफ मीडियन है, ये ओ क्या करता है, पूरी मीडियन को एक रेशियो में डिवाइड कर देता है। इस पूरी मीडियन की जो भी लंबाई है वो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा हमेशा। सिमिलरली यहां से भी ये 2:1 में डिवाइड होगा, सिमिलरली यहां से भी ये 2:1 में डिवाइड होगा। भूलना नहीं है, मैं लिख देता हूं इस बात को कि ए ओ अपॉन ओ डी रेशियो क्या होगा, ए ओ ये बड़ा है तो 2:1। सिमिलरली ओ बी ओ, सिमिलरली बी ओ अपॉन के अंदर ओ ई इज इक्वल्स टू 2:1। फिर बोलूं सी ओ अपॉन में ओ एफ इज इक्वल्स टू 2:1। हमेशा इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल आएगा, मतलब 2:1 आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेशियो से बहुत सारे उलझे हुए क्वेश्चन आते हैं। और यदि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो देखने में से लगे भाई ये तो 3-4 मिनट खाएगा, और आप उसको 30 सेकंड में करके निकल जाओगे, बाकी बच्चे देखते रह जाएंगे। तो ये चीजें है कि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर लास्ट बता रहा हूं मैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या फैक्टर है भाई वो, बच्चा इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, एक ऐसा कमाल का ट्राइंगल होता है ना, उस ट्राइंगल के अंदर ये जो बीच वाला पॉइंट है, यही आपका इन सेंटर है, यही आपका सरकम सेंटर है, यही आपका ऑर्थो सेंटर है, यही आपका ओनली सेंटर है, यही आपका ग्रेविटेशन सेंटर है। तो यदि थ्योरी के अंदर आपसे पूछ लें कि भाई वो ट्राइंगल कौन सा है जिसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स ई की जगह लाई करते हैं, बाकी यदि स्केलन ट्राइंगल है, यानी विषम बाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, उनके अंदर ये पॉइंट्स दूर दूर हो सकते हैं, सरकम सेंटर कहीं है, ऑर्थो सेंटर कहीं है, ये ट्राइंगल में कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है ना, उसमें सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, एक जगह कोइंसिडेंट होते हैं, एक जगह संपाती होते हैं, सारे के सारे सेंटर्स एक जगह ही लाई करते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात है, थ्योरी के लिए जरूर से याद रखना, क्योंकि यहां पे कुछ गड़बड़ आप कर सकते हैं वरना। तो ट्राइंगल को लेके और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अगले सेशन में ना हम और बहुत बेहतरीन चीजें आपके लिए लेके आऊंगा। और यदि आप पेड क्लासेस में हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले बाकी सारे कॉन्सेप्ट देखिए और बाद में अगले कॉन्सेप्ट देखिए, मजा आएगा। चीजें इस ढंग से सिखाऊंगा कि क्लास 10 तक की मैथ्स फिर आपको देखनी नहीं पड़ेगी। मैं आपको, यदि आपने स्थानिक स्कूल का कोर्स ले रखा है, नवोदय का ले रखा है, आरएमसी का ले रखा है, या आपने आरएमएस का ले रखा है, यूपी सैनिक स्कूल, कोई भी हमारा कोर्स ले रखा है, तो आप लोगों को मैं 10th क्लास तक की मैथ्स एकदम परफेक्ट, बहुत एडवांस लेवल पे जाके करा दूंगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ करके आपको कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ क्लासों को प्रॉपर देखना है, रिवीजन करना है, और आपके सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, आरएमसी में कोई भी नंबर नहीं कटने दूंगा। लेकिन जितनी मेहनत मैं यहाँ से कंटेंट को तैयार करने में कर रहा हूँ, उससे बस आपको 50 गुना मेहनत, 100 गुना मेहनत आपने करनी पड़ेगी बेटा। मेरे बोलने से नंबर आते तो सारे बच्चों के नंबर ही आ जाते, सीधे फीस पे करते नंबर आ जाते, नंबर नहीं आते हैं ऐसे। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे 50 गुना, 100 गुना मेहनत करने में काबिलियत या जज्बा आप में है, तो भैया आपको मैथ्स से कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, विद इन अ टाइम कर पाओगे, और आप अपने टीचर्स को बहुत इंप्रेस कर पाओगे अपने स्कूल के अंदर भी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगेगी। अच्छी लगती है क्लास को तो लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।